दोस्तों, एक बार फिर से आपका आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको जियोग्राफी को बेसिक से सिखाऊंगा, तो मैं लेकर आ गया हूं एनसीईआरटी की जियोग्राफी, जिसमें से पहला लेक्चर हमारा हो गया है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें आज मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। और मैं आपको ये बताऊँगा कि ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखा में क्या क्या होता है, देशांतर रेखा में क्या क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होती है, समय दिनांक क्या होता है, ठीक है ना, समय कैसे लिया जाता है। यदि अमेरिका में 10 बजा हुआ है तो भारत में कितना बजा होगा, यदि लंदन में 5 बजे हुए हैं सुबह के तो अभी भारत में कितना टाइम होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा कि समय का निर्धारण कहाँ से किया गया है ना, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो आपके आकृति मतलब कि आपके इसमें लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का ये ग्लोब बना हुआ है, एक प्रकार का ये बनी हुई है पृथ्वी। तो मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो अगर आपने हमारे आकाश ऑफिशियल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य ही है यूनिटी और डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना। क्योंकि आपको यहाँ मिलने वाला है हर वो सब्जेक्ट जिसकी आवश्यकता आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए पड़ती है। वो सारी चीज़ें यहाँ बेसिक से सीखने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग वे में सीखने को मिलेगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो सामने आपके आ गया है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, है ना, कि ग्लोब होता क्या है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे आकृति में बना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का जो ये क्या है, अक्ष है ना, ये काल्पनिक अक्ष हमने बनाया है। ये अक्ष वास्तव में पृथ्वी में नहीं लगा होता, ये हमने घुमाने के लिए बनाया है ताकि हम बता सकें पृथ्वी हमारी जो होती है वो पूरी गोलाकार नहीं होती, चपटी होती है, ठीक है ना। ये वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो है सबसे पहले आपकी बुक में क्या क्या है ना, वो जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने पिछले अध्याय में देखा ही है कि थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानकारी मिली। उसके अलावा हमने ये जानने का भी प्रयास किया कि क्षुद्र ग्रह कहाँ होते हैं, कौन सा ग्रह बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। सबसे पहले आप इसमें ये जानिए कि ये जो अक्ष है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये अक्ष होता क्या है। तो आप एक चीज़ लिख लीजिए कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ये आपके 6 लेवल की उसमें लैंग्वेज पे लिखा हुआ है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अक्ष की स्थिति में होती है, जिसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है ना। ग्लोब का वह बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है ना। ग्लोब का वह बिंदु, इसको भी लिखना है, ग्लोब पर वो 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यह आगे आपका लिखा हुआ है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले जितने में अंडरलाइन किया हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ उत्तर दक्षिण ध्रुव होता क्या है, ठीक है ना। सॉरी, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ से अगर हम सुई ऐसे डालते हैं बेटा, यहाँ से ऐसे अगर हम डालते हैं ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये जानिए कि ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको नोट डाउन कर लिया है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आगे आपको सीखने को जो मिलने वाला है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो चलिए हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। तो चलिए आप ये जानिए विषुवत वृत्त क्या होता है। विषुवत वृत्त क्या होता है, एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है, एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है, एक जो होती है अन्य काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए एक हमारे पास क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। ये वृत्त है और इसको क्या करें बेटा, इसको जो एक रेखा है जो बीचों बीच से विभाजित करती है, ठीक है ना, वो रेखा क्या कहलाएगी, वो जो रेखा कहलाएगी विषुवत वृत्त कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बेटा आपका, वो रेखा जो कहलाएगी वो कहलाएगी विषुवत वृत्त। वो क्या कहलाएगी, विषुवत वृत्त, ठीक है ना। ये जो बीचों बीच से काटे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है।
इसके बाद पृथ्वी के ऊपर स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो हमने ये बना लिया, इसमें मैंने आपको ये बताया कि ये जो बीच से काट दिया ये क्या विषुवत वृत्त कहलाया। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं, मतलब कि ये पूरा आधा भाग होता है, ये वाला आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया। क्लियर हुई बात। फिर इसके बाद देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर, इसको आपको विषुवत वृत्त को लिख लेना है, इसको भी आपको लिख लेना है कि ये दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और उत्तरी वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आ जाती है बात विषुवत वृत्त के बारे में, आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा विषुवत वृत्त, ये हो गया, ठीक है ना। कौन सा हो गया, ये वाला विषुवत वृत्त हो गया। इसके ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। तो अब आप नोट डाउन करिएगा कि अक्षांश और समांतर रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं के बारे में हम देखने से पहले हम आपको पहले से ही कुछ जानकारी दे देना चाहते हैं कि अक्षांश रेखा होती कैसी हैं, कहाँ होती हैं, और देशांतर रेखाएं कहाँ होती हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा, है ना। और लाइक करने के साथ साथ इसमें कमेंट ज़रूर करिएगा आप, है ना, ताकि ये चीज़ें आपको अगर अच्छी लग रही हों तो। चलिए हम आते हैं, सबसे पहले आपको दिखा देना चाहते हैं। ये एक आपके सामने एक आकृति दी हुई है बेटा। सबसे पहले आप ये जानिए, जो लाइन ऐसे ऐसे हैं, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं कि क्या बेटा, देशांतर रेखा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है ना। जो हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है ना। और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। जो ये पूरा ऐसे गई है, ये पूरा ऐसे गई है, ये पूरा ऐसे गई, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। और जो ऐसे आई है, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है ना। तो इतना पता चल गया देशांतर रेखा कैसे होती है, अक्षांश रेखा कैसे होती है। अब इसमें आपसे सवाल क्या किया जाएगा, इसमें आपसे सवाल ये किया जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें आपसे सवाल ये किया जाएगा, देखिएगा, है ना। इसमें आपसे क्या सवाल किया जाएगा, देखिए कि जो ये वाली रेखा है, जो ये वाली रेखा है, मतलब कि ये अक्षांश, ये देशांतर है, ये देशांतर, ये दोनों देशांतर के बीच में कितनी दूरी है, ये बीच की दूरी कितनी है। एक सवाल आपसे ये किया जाएगा कि ये जो अक्षांश रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। और एक सवाल ये किया जाएगा कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएँ हैं, टोटल कितनी देशांतर रेखाएँ हैं चारों तरफ मिला के कैसी टोटल कितनी देशांतर रेखाएँ हैं। और एक सवाल ये किया जाएगा आपसे कि टोटल अक्षांश रेखाएँ कितनी हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा कौन सी है, देशांतर रेखा कौन सी है ना। सवाल कैसे होगा, अब वही चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पता है बेटा क्या पढ़ाना चाहूँगा, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने जो नोट्स तैयार किए हैं, मैंने उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है। फिर आपकी बुक में जो लिखा है उसको देखना है आपको, ताकि आपको एडिशनल नॉलेज भी मिला रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे द्वारा नोट्स आप पढ़िए उसको, है ना, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो आपके स्क्रीन पे लिखा है अक्षांश रेखाएं। ठीक है ना। तो सबसे पहले भूमध्य रेखा, जो हमारी पृथ्वी है, इसको बीच से जो काटता है, जिसे विषुवत वृत्त बोलते हैं, वही भूमध्य रेखा एकदम मध्य से गुजरती है। ठीक है ना। पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है। तो ये जानिए, यदि एक काल्पनिक रेखा द्वारा पूरे पृथ्वी की क्षैतिज रूप में दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उस वृत्तीय रेखा को विषुवत वृत्त रेखा, हाँ जैसे कि मैंने बताया था, विषुवत वृत्त रेखा, ठीक है ना, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा। इस प्रकार भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तर एवं दक्षिण रूप में बांटती है। मैंने आपके बुक में यही बताया, मतलब कि एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, यानी इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, है ना। जैसे ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है ना। ये क्या हुआ, देखो देखो बेटा क्या हुआ, हाँ चलिए, ये वाला ईस्ट हुआ, ये वाला वेस्ट हुआ, और ये देखिए ये वाला नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं इसे उत्तरी गोलार्ध, इसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्लियर हुई बात। तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद आता है बेटा भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। ठीक है ना। ये आपके नीचे वाली लाइन पे लिखा है, ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है ना। ये नीचे वाली लाइन पे ये लिखा हुआ। ठीक है ना। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखा एक वृत्ताकार रेखा,
ही होगी जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई वृत्ताकार पथ लगाती है। पहले आप समझिए कि ये क्या बन गया, समझिएगा, ठीक है ना, कि ये जो है ये क्या बन गया, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना। भूमध्य रेखा आपको लगता है कितनी बस है, नहीं, ये गोला गोला पूरा ये ऐसे घूमेगी, समझिएगा बात को। ये कैसे घूमेगी, ये पूरा ऐसे घूमेगी, ये ऐसे, मतलब ये पूरा गोला घूम जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, 3D में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, क्लास में हैं अगर आप तो 3D देखना चाहते हैं, उसमें कैसे होगा वो भी दिखाऊंगा। तो अभी आप बने रहिए और आगे देखिए। भूमध्य रेखा एक वृत्ताकार रेखा है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई वृत्त लगाती है। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा को 0 डिग्री माना गया है क्योंकि यह मध्य में है, ठीक है ना। आप फिर से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये वाला जो चीज़ है ना, ये और ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये वाली जो बीच से दोनों को बराबर भागों में काटती है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम 0 डिग्री मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 डिग्री। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विषुवत रेखा होती है इसको हम 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु को उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के सबसे ऊपरी बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, मतलब कि नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और सबसे नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, यानी क्या बोलते हैं, साउथ पोल, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप। 2 चीज़ क्लियर हुई। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। अभी मैंने अक्ष आपको उसमें भी बताया, पर ये यहाँ की लैंग्वेज में आपको लिखना है कि ये वाली और ये वाली जो रेखा है, ठीक है ना, ये दोनों रेखा जो है क्या कहलाएगी, समझिएगा। ये दोनों जो रेखा कहलाएगी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा से मतलब ये है कि ये हमारे द्वारा बनाई गई है, वास्तव में ऐसी कोई रेखा उसमें नहीं खींची हुई है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, अक्ष कहते हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर जाती है। पृथ्वी इसी अक्ष को केंद्र बनाकर घूमती है। क्लियर हुई बात। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और अब आते हैं अक्षांश रेखा को बताते हैं। अक्षांश रेखा क्या होती है, मैंने बताया कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसके ये चीज़ें जो बनती है, ऐसी ऐसी रेखाएं जो घूमती है, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा के समांतर ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा को अक्षांश कहते हैं। यानी कि ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, है ना। समझिएगा कि पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर खिंचाए जाने वाली जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के समांतर रेखा होती है, उसे क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है ना। विषुवत रेखा से उत्तर की ओर 1 डिग्री पर, विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जो विषुवत रेखा है इसके उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाए तो हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होगी, जिसे हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। अगर 1 डिग्री हम खींचे जाएंगे, ठीक है ना, 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाए तो हमें 90 अक्षांश रेखा प्राप्त होगी, ठीक है ना। मतलब कि जैसे हमारा ये बन गया और ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर अगर हम रेखा खींचते जाएं तो ऊपर 90 बनेगी, ठीक है ना। और फिर क्या कहता है, इस प्रकार कुल अक्षांश रेखाएं की संख्या 180 होगी। मतलब कि अब ये समझिए 90 ऊपर खींची गई और ये वाली रेखा है, हाँ समझिएगा, जो बीच वाली रेखा है इसके नीचे की तरफ भी हम रेखा खींचेंगे ना, तो इधर हो गई 90 इधर हो गई और 90 इधर हो गई, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 180। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारी बीच वाली भी रेखा तो है, कौन सी है, बीच वाली रेखा भी तो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वो भी तो एक विषुवत वृत्त है। भूमध्य रेखा भले है लेकिन वो अक्षांश रेखा के समांतर ही तो है। तो 90 + 1 जो होती है भूमध्य रेखा, ये दोनों मिलाकर क्या हो गया बेटा, 181। तो टोटल आपकी कितनी रेखाएं हो जाती हैं, 181। क्लियर हुई बात। तो चलिए आपका ये लिखा भी है, इस प्रकार कुल अक्षांश रेखा 180 हो गई। विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा है और इस प्रकार की कुल मिलाकर अक्षांश रेखाएं 181 होगी, जो कि मैंने आपको भी बताया। क्लियर हुई बात। तो चलिए, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं तथा इन्हें अक्षांश में डिग्री में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कैसे होती है ये बताता हूँ। जैसे मैंने ये बना दिया, ये ठीक है ना, जैसे बना दिया। क्लियर हुई बात। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली जो बीच की दूरी है ना बेटा, ये कितनी होती है, 111 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात। विषुवत वृत्त डिग्री 0 डिग्री अक्षांश होता है। मतलब कि ये जैसे है जो विषुवत वृत्त होता है, यानी भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री होता है। क्लियर हुई बात। तो चलिए आगे जाते हैं।
विषुवत वृत्त के ऊपर सभी अक्षांश उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी के सभी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश कहलाते। क्लियर हुई बात? मतलब बेटा ये सिंपल सी चीज़ें हैं। मैं बार बार आपको मैप बना रहा हूँ, बार बार पृथ्वी बना रहा हूँ, ग्लोब बना रहा हूँ। तो ये ऊपर की होती है, इसको उत्तरी बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। जो नीचे की होती है इसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश वृत्तों में विषुवत वृत्त सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो समझिएगा बात, जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो जो भूमध्य रेखा वाला है, विषुवत वृत्त है, वो बड़ा है, क्योंकि इसके बाद ये छोटा बनेगा ऊपर भी, फिर इसके बाद ये नीचे जाओगे ये भी छोटा बनेगा। तो सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है? सबसे बड़ा वाला पार्ट जो है, सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है? सबसे बड़ा वाला पार्ट ये है, ये वाला, ये बीच वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। ये क्या करना है? ध्यान रखना है। तो चलिए, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला है, ये समझ गए हैं आप? तो चलिए, हाँ, तो अब आगे क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको दिल से लाइक करिएगा। कर्क वृत्त धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से इतने कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। अब मैं आपको कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं आपको 3D दिखाना चाहूँगा। तो 3D दिखाने के लिए आप अब देखिएगा 3D, ठीक। तो आपके सामने ये 3D प्रिंट दिख गया है आपको, ठीक है ना। 3D आपको मैप दिख गया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मकर रेखा कौन सी होती है, इसमें कर्क रेखा कौन सी होती है, ठीक है ना। तो आप ये जानिए सबसे पहले भूमध्य रेखा कौन सी है ना। तो ये जानिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा कौन सी है बेटा? ये इक्वेटर, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो ये बीच वाली है, ये जहाँ मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसके बाद जो होती है, इसके बाद जो ये ऊपर से जो अपने इंडिया से, जहाँ मैं इंडिया पे जूम कर रहा हूँ, ये वाला जो होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा के जो ऊपर की रेखा कहलाती है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। अब भूमध्य रेखा के जो नीचे है, ये देखिए, ये वाली जहाँ पे जूम किया हूँ, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना। तो 3 रेखाएं मैंने आपको दिखाई, फिर मैं डिग्री आपको बताऊँगा। ये 0 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। अब ये समझिएगा, हम कहते हैं कि हमारे इंडिया से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है कि नहीं? तो अब आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये पूरा गुजरात से गुजरी, ये देखिए, ये हुआ गुजरात, ठीक है ना। इसके बाद कहाँ से गुजर रही है? इसके बाद मध्य प्रदेश से गुजर रही है, गुजरात हुआ, फिर देखते जाइएगा बेटा, ठीक है ना, देखते जाइएगा। गुजरात के बाद हल्का राजस्थान से गुजर रही है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, फिर मध्य प्रदेश से गुजर रही है, मध्य प्रदेश के साथ साथ ये छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, झारखंड से गुजर रही है, ठीक है ना। ये आपका झारखंड के साथ वेस्ट बंगाल से गुजर रही है, फिर त्रिपुरा से, और फिर ये मिजोरम से, ठीक है ना, और फिर ये चली गई इधर। तो जितने राज्यों से गुजरी मैंने आपको वो राज्य ज़रूर बताए हैं, है ना। तो ऐसा अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है बेटा। चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मैंने दिखाया है आपको, तो मैंने क्या क्या दिखाया, ठीक है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बेटा, फिर मैं आप 3D मैप पे आऊँगा कि आप ये देखिए कि यहाँ पे है क्या क्या चीज़, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, जो बीच वाला ये है, इसको हम विषुवत वृत्त बोले, ठीक है ना। जो एक लाइन थी आपको मैंने 3D पे दिखाया, इसको मकर रेखा बोलते हैं, ये वाली जो लाइन है, और इसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है ना। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर होती है, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर ही होती है। लेकिन जो ये बीच वाला, ये समझिएगा, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, ये इसे उत्तर का भाग होता है, ठीक है ना। और जो ये वाला भाग होता है, ये किसका भाग होता है? ये दक्षिण का भाग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जब हम 23.5 डिग्री उत्तर पे जाएंगे तो हमको कर्क रेखा मिलेगी, लेकिन 23.5 डिग्री हम नीचे आएंगे, विषुवत वृत्त से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो हमको मकर रेखा मिलेगी, दक्षिण में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कर्क रेखा मिलेगा, ठीक है ना। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जो होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है ना। मकर रेखा के नीचे वाला जो भाग होता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो उसके भाग का ऊपर होता है, जो ये वृत्त बनता है, मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। जो ये वृत्त बनता है उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाता है, और उसके अंदर जो होता है उत्तरी शीत कटिबंध पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जो यहाँ पे वृत्त बनता है उसे दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहते हैं, और इसके अंदर जो वहाँ का जो शीत है, कटिबंध है, तो उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं।
तो ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी पे होता है और जो दक्षिणी शीत कटिबंध है 66.5 डिग्री दक्षिण पे होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो इसको मैं जूम आउट करते हुए आपको ये सारी चीज़ें एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है। तो आपने अक्षांश रेखा के बारे में समझा ही होगा, थोड़ा सा अक्षांश रेखा के बारे में लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जैसे जैसे मैंने आपको पिछले टाइम पे कुछ लिखाया है तो उसको लिख ज़रूर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है ना। तो अब आप ये ध्यान रखिए कि हम आगे की स्लाइड में जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको जितना भी लिखाना था मैंने पहले आपको लिखा दिया है, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। वही चीज़ें हैं आप में। तो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई, कर्क रेखा क्या होती है 23.5 डिग्री, मकर रेखा क्या होती है ये भी बताया, विषुवत वृत्त क्या होता है, विषुवत रेखा क्या होती है मैंने ये भी बताया आपको, ठीक है ना। और पृथ्वी के ताप कटिबंध, ठीक है, अब इसके बारे में बताएंगे ताप कटिबंध क्या होते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, इसको नोट डाउन करना है, सभी अक्षांशों सूर्य में एक बार दोपहर का सिर ठीक ऊपर होता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए उसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब कि जैसे मैंने ये वृत्त बनाया, ठीक है ना, और इसके बीच से निकाला, ठीक है, तो क्या बोला, ऊपर वाली कर्क रेखा हो गई और ये नीचे वाली मकर रेखा हो गई, ठीक है ना। इनके बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर ठीक बैठता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कह रहा है कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा हो गई, मतलब ये वाली कर्क रेखा हो गई, ये वाली मकर रेखा हो गई, इसके बीच में जितनी सारी अक्षांश रेखाएं हैं इन पर जो धूप पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ उष्ण कटिबंध होता है। क्लियर हुई बात, क्या होता है, उष्ण कटिबंध, ठीक है ना, उष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है ना। अब फिर से देखिए आगे वाला भाग देखिए क्या कहता है। आगे ये कहता है कि कर्क रेखा, इसको लिख लीजिएगा, पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा आप, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ आगे देखिए क्या लिखा है, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं और इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध भी कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध भी मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाला क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। मतलब कि बेटा ये समझिएगा कि मैंने ये बनाया वृत्त, ठीक है ना, ये हो गया उत्तरी शीतोष्ण वृत्त और ये हो गया दक्षिणी शीतोष्ण वृत्त, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपका भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, ठीक है। इसको मैं नोट डाउन करने के लिए थोड़ी सी और कुछ करना चाहूँगा। ये वाला जो पार्ट है इसे क्या बोला हमने, कर्क रेखा बोला, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो है इसे बोला मैंने मकर रेखा, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने ये बना दिया, ये चीज़ मैंने ये बता दिया। तो ये क्या कह रहा है समझिएगा, ये लाइन आपको समझना है, लिखना भी है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गई जहाँ कह रहा हूँ, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के अलावा उत्तर ध्रुव वृत्त है, उत्तर ध्रुव वृत्त ये है ना जहाँ पे गोला कर रहा हूँ ये, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त ये, ठीक है ना। रेखा के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब कि ये वाला जो तापमान पूरा है, मतलब कि ये वाला जो तापमान पूरा है इसके बीच में पूरा जो तापमान है ये क्या रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और जो आपका उष्ण कटिबंध है वो क्या कहा मैंने, ये है रेखा, ठीक है ना, एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। उसमें मैंने आपको ये बताया कि जो ये वाला भाग है, जो हमारा ये वाला भाग है, जो हमारा क्या है ये वाला भाग, मतलब कि जो आपका कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इसके बीच जितनी सारी भी आपकी कौन सी रेखाएं हैं, इसके बीच जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं वो वहाँ पर सीधी रेखाएं पड़ती हैं जिसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे दिल से लाइक करिएगा, है ना। अगर नहीं लग रहा है तो बताइएगा हमको, है ना। चीज़ें अगर क्लियर हुई तो भी कहीं बताइएगा हमको। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आगे हम फिर से आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए, थोड़ी बहुत कहीं कमी रह जाती है तो उसको आप क्षमा प्रार्थी हूँ,
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो कोशिश यही रहती है कि चीज़ें सभी अच्छी हों, पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कमी रह जाती है, मैं समझ सकता हूँ, तो उसको आप ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक है ना, एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये लिखा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र ठंडा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझिएगा आप, ये वाली बात कह रहे हैं, यहाँ वाला, यहाँ वाला पार्ट, ये इसकी बात कह रहा हूँ, दक्षिणी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है देशांतर के बारे में बात करने के लिए। तो मैंने आपको देशांतर के बारे में बताया कि देशांतर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने जो सिखाया आपको, ठीक है ना, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इस वाले मैप में भी आऊँगा कि ये मैप क्या होता है। ये मैप तब आपको बताऊँगा जब समय रेखा दिनांक के बारे में मुझे बताना होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। पहले मैं देशांतर के बारे में बता देता हूँ आपको। चलिए आते हैं देशांतर के बारे में। तो हमने कुछ अक्षांश रेखा पर आपको और बताना था, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमने बताया कि कर्क वृत्त यानी अक्षांश रेखा धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री कोणीय है। मतलब जो कर्क रेखा है, यानी ये जो था, ये बीच की रेखा हो गई, ये कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री है, मैंने ये बताना चाहा। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री है, ये दक्षिण की तरफ है और ये उत्तर की तरफ है, क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो मकर रेखा है ये साउथ की ओर 23.5 डिग्री है, ये मतलब 23.5 डिग्री है, ठीक है ना। और जो कर्क रेखा है ये वाली कितनी है, 23.5 डिग्री है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। फिर आर्कटिक वृत्त, ये धरातल से 66.5 डिग्री, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध, जो ये आर्कटिक वृत्त यहाँ पे बन रहा है, ये 66.5 डिग्री है, ठीक है ना, उत्तरी की तरफ, विषुवत रेखा से उत्तरी की तरफ। और जो अंटार्कटिक, मतलब वो आर्कटिक ऊपर वाला हो गया, लेकिन अंटार्कटिक वृत्त जो है नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे बना हुआ है। क्लियर हुई बात। तो चलिए आगे देखते हैं। कर्क तथा कर्क रेखा, समझिएगा, जो कर्क रेखा है तथा मकर वृत्त के बीच सभी अक्षांशों के मध्य सूर्य दिन में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर रहता है, ठीक है ना। अतः इस क्षेत्र में अधिक गर्मी रहती है, जिसे उष्णकटिबंध कहते हैं। यही चीज़ मैंने आपको लिखाया है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा, इसके बीच में ये दोनों क्या कहते हैं, कौन सी रेखा होगी, भूमध्य रेखा। इसको जो बीच का भाग ये वाला होता है, यहाँ जो है थोड़ी गर्मी अधिक रहती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें आपको अभी शीतोष्ण कटिबंध के बारे में बताया, शीत कटिबंध के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी हो। अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, कल मैं आपको देशांतर रेखा और समय रेखा के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बनाकर आपको देता रहूँ। धन्यवाद, जय हिंद।